चैप्टर 10 का वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज करने वाले, इट इज कॉल्ड बर्नौलीज थ्योरम और इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन या फिर बर्नौलीज थ्योरम, पूरा कॉन्सेंट्रेट। समझो एक पाइप है, सर डबल। आपने इससे पहले क्या समझाया था? ये कुछ भी नहीं, फर्स्ट टॉपिक है। अभी शुरू किया है ना? हाँ बेटा, मैं समझो एक पाइप है, इसमें वाटर जो है या लिक्विड जो है वो फ्लो हो रहा है। ठीक है, नीचे से कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है। ये है इसकी रेफरेंस लेवल। जो पाइप है ये इस पॉइंट से समझो H1 डिस्टेंस पे है और यहाँ से H2 डिस्टेंस पे है। ये डिस्टेंस कितना? H1। ये कितना डिस्टेंस है? H2। ठीक है, लिक्विड यहाँ से स्टार्ट होता है और ऊपर जा रहा है। यहाँ से जब स्टार्ट हुआ, समझो इसका प्रेशर है P1, और जब वहां पहुंच रहा है समझो उसका प्रेशर है P2। यहाँ समझो वेलोसिटी है V1, वहां वेलोसिटी हो जाती है V2। हाइट H1, वहाँ हाइट कितनी हो जाती है? H2। इस पॉइंट का नाम देते हैं A, इस पॉइंट का नाम देते हैं हम B। यहाँ तक क्लियर? अब आगे हाँ बढ़ने सर। से पहले एक बात बता दूं। हम लिक्विड को नीचे से ऊपर ले जा रहे हैं। एज्यूम करो तुम्हारे घर की छत पे एक पानी की टांकी है और तुम नीचे से पानी को ऊपर भेजने हो, तो सिंपल बात है तुम उसमें यूज करते हो मोटर। पानी के अंदर प्रेशर क्रिएट करती है, उस प्रेशर से लिक्विड कहाँ जाता है? ऊपर जाता है। नॉर्मली जब लिक्विड नीचे से ऊपर जाएगा, सर आपकी आवाज कट रही है। अब ठीक है बेटा, सबको आ रही है? अभी वापिस बोलो ना। अभी सबको आ रही है आवाज? हाँ सर। हाँ सर। यहाँ पे पाइप जो है वहां से लिक्विड जो है ए से बी पे जा रहा है। तो सबसे पहले अगर तुम कंसंट्रेट करो तो ए पे उसकी वेलोसिटी हमने एज्यूम की है V1 और बी पे हमने वेलोसिटी एज्यूम की है V2। इसका मतलब वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है। वेलोसिटी के साथ जुड़ी होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी, K इज इक्वल टू हाफ mv²। इसका मीनिंग ये हुआ कि ए से लेके बी तक जाते वक्त काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा है। वो चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब चेंज जरूर आएगा। दूसरी बात अगर तुम नोटिस करो तो ए पे जो सेंटर है उसकी हाइट एक रेफरेंस लेवल के साथ H1 है और बी पे सेंटर वाले लाइन की हाइट जो है वो H2 है। तुम्हें पता होगा ग्रेविटी फील्ड में हाइट की वजह से होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh। इसका मतलब ए वाले पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh1, बी वाले पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? mgh2। यानी ए से बी तक पहुंचने में पोटेंशियल एनर्जी जी भी चेंज हो रही है। दूसरी बात, ए पे प्रेशर P1 है, बी पे प्रेशर P2 है, मतलब प्रेशर का डिफरेंस भी है। और जब प्रेशर का डिफरेंस होता है तो तुमने शायद ये फॉर्मूला पढ़ी हो, केमिस्ट्री में कभी आई हो, वर्क डन की फॉर्मूला होती है प्रेशर डिफरेंस इनटू वॉल्यूम। क्या फॉर्मूला होती है? प्रेशर डिफरेंस इनटू वॉल्यूम। केमिस्ट्री में है डेल्टा P इनटू V। यस सर। तो यहाँ भी तीन चीजें चेंज हो रही हैं। पहला तो
वेलोसिटी बदल रही है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है। दूसरा, हाइट बदल रही है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है। तीसरा, प्रेशर डिफरेंस है, तो उसकी वजह से भी वर्क डन होगा। तो मैंने तुम्हें चैप्टर 6 में पढ़ाया था वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या था? डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू 0, याद है? जब ओनली ग्रेविटेशनल फील्ड इन्वॉल्व यस हो। सर। लेकिन अगर ग्रेविटेशनल फील्ड के साथ ग्रेविटेशनल फील्ड के साथ कोई दूसरा फोर्स भी इन्वॉल्व हो, चाहे वो फ्रिक्शन हो, प्रेशर हो, तो फॉर्मूला बन जाती है डेल्टा के प्लस डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। अकेला फोर्स हो तो ओनली डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू 0, लेकिन अगर दो फोर्स इन्वॉल्व हो तो डेल्टा के प्लस डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सर दो फोर्स मतलब जैसे एक तो है ग्रेविटी और दूसरा है प्रेशर, क्योंकि प्रेशर हाँ फोर्स जनरेट करता है। गॉट इट? यस सर। अब पूरा ध्यान, as shown in figure, consider liquid of density rho is flowing through pipe of different cross section। ठीक है? The pressure of liquid, the pressure, velocity and height from reference level of liquid at point A are P1, comma V1 and H1, and at point B they are P2, comma V2, comma H2 respectively। समझ में आई यहाँ तक बात? Now यस सर। liquid of volume V is flowing from point A to B to B, then change in its kinetic energy, change in its kinetic energy। तो kinetic energy में change क्या आएगा? हम लिखेंगे हाफ mv डेल्टा डेल्टा k इज इक्वल टू k2 माइनस k1। फिर इसमें k2 की जगह डेल्टा k इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी वन स्क्वायर। क्या कॉमन आएगा? हाफ एम बचेगा वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर। मास को लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम।
समझ में आई सबको बात? Yes, sir. Yes, sir. The change in gravitational potential energy, change in gravitational potential energy लिख सकते हैं डेल्टा U इज इक्वल टू U2 माइनस, इसको लिख सकते हैं MgH2 माइनस MgH1, Mg कॉमन क्या मिलेगा, मास को लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। समझ में आई सबको बात? Yes, sir. The work done due to pressure difference, work done due to pressure difference, तो लिख सकते हैं W इज इक्वल टू डेल्टा P इंटू वी, जिसमें डेल्टा P को लिखेंगे P2 माइनस P1 इंटू वॉल्यूम। सबको समझ में आ गई यहाँ तक बात? किसी को डाउट? No, sir. आप ध्यान देना। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, तो क्या लिखेंगे, डेल्टा K प्लस डेल्टा U प्लस W इज इक्वल टू 0। डेल्टा K की जगह हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, डेल्टा U की जगह रो VG H2 माइनस H1 प्लस W की जगह P2 माइनस P1 इंटू V इज इक्वल टू 0। सब में वॉल्यूम कॉमन आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस रो G H2 माइनस H1 प्लस P2 माइनस P1 इज इक्वल टू 0। पता चला क्या किया हमने? Yes, sir. हाँ, sir. Yes, sir. इधर मल्टीप्लाई हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो G H2 माइनस रो G H1 प्लस P2 माइनस P1 इक्वल्स टू 0। 2 वाले लेफ्ट साइड रखेंगे, जैसे हाफ रो V2 स्क्वायर लेफ्ट साइड, रो G H2 लेफ्ट साइड, P2 लेफ्ट साइड, बाकी उस तरफ हाफ रो V1 स्क्वायर, रो G H1 प्लस P1। अब मैं इसको क्या करता हूँ, 1 वाले को लेफ्ट साइड लिख देता हूँ, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो G H1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो G H2। ये जो इक्वेशन मिली है, इस इक्वेशन को बोलते हैं बर्नौलीज इक्वेशन या बर्नौलीज थ्योरम। इस इक्वेशन का मतलब क्या है यहाँ पे कि लेफ्ट साइड अगर तुम ध्यान से देखो, राइट साइड अगर तुम ध्यान से देखो, तो तुम्हें लगेंगे लेफ्ट साइड वाले टर्म्स और राइट साइड वाले टर्म्स सेम है। तो इसमें ये जो 3 टर्म है, इसका मतलब ये है कि ए पे और बी पे इन तीनों टर्म का प्लस कांस्टेंट है। मतलब ये कि समझो इन तीनों टर्म्स का टोटल 100 है, तो बाद में भी तीनों टर्म्स का टोटल 100 ही रहेगा। मीनिंग पे एज्यूम कर लो कि चलो P1 पहले है 5, ये समझो 8 और ये समझो है 3, तो तीनों का टोटल क्या हो गया, 16. तो बाद में क्या होगा, समझो P1 5 की जगह हो जाता है 7, कितना हो जाता है 7, हाफ रो इसको 8 की जगह हो जाता है 10 नहीं सॉरी, समझो 6, तो 7 और 6 कितना होगा, 30.
तो ये Third. कितना बचेगा वापस 3। मतलब इसका टोटल 16 है, तो बाद में भी टोटल कितना बैठना चाहिए तुम्हारा 16 ही बैठना 16. चाहिए। मतलब P1 5 का 7 हो गया, 2 बढ़ गया, 2 बढ़ गया, भाई 8 का 6 हो गया, 2 कम हो गया, तो ये बैलेंस्ड हुआ। मतलब एक क्वांटिटी अगर बढ़ती है तो दूसरी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बाय चांस अगर ये 8 का 6 नहीं हुआ होता, समझो 8 का हुआ होता 7, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो ये 3 वाला है ना, ये कितना हो जाता 4 2 हो जाता। बात समझ आई इतनी? क्योंकि पहले Yes. 16 है तो बाद में भी 16, मतलब देखो 5 से 7 मतलब 2 इंक्रीज हुआ। अगर 2 इंक्रीज हुआ है तो बाकी दोनों का टोटल 2 डिक्रीज होगा। तो 8 से 7 1 डिक्रीज हुआ, तो 3 से 2 1 डिक्रीज होगा। मतलब एक चीज अगर इंक्रीज होती है तो दूसरी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जैसे हमने बोलते हैं एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड, सिर्फ एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में क्या होती है, कन्वर्ट होती है। आई बात समझ में बेटा सबको, क्लियर एवरीवन? तो हम इसको लिखेंगे P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू ऑलवेज कांस्टेंट। ये तीनों का जो टोटल है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। कोई एक चीज इंक्रीज होगी तो दूसरी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। आई बात समझ में बेटा सबको, क्लियर एवरीवन? सर, हाँ बेटा बोलो। ये काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल सब एक तरह के वर्क ही है ना? एक तरह के वर्क है, वेरी गुड बेटा, परफेक्ट।